किसान भाइयों, क्या आप भी अपनी सब्जियां या अन्य फसलों में जड़ से संबंधित बीमारियां यानी कि जमीन से लगने वाले कीटों की वजह से परेशान है? जैसे उकटा रोग, निमातोड और आपके जो फफूंद जनित रोग हैं, जितने भी प्रकार के वो सारे, और भी कई सारे हजारों अनगिनत जमीन के अंदर कीट है यानी कि हानिकारक कीट है जो हर बार आपकी मेहनत पर पानी फेर जाते हैं। आप महंगी महंगी दवाइयां लाते हैं, फंगीसाइड छिड़कते हैं, लेकिन बीमारियां पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे जीरो खर्चे में, बिल्कुल कम खर्चे में आप अपने खेत को पूरी तरह से शुद्ध कर सकते हैं। बस तरीका आपका सही होना चाहिए। उसके बाद आप देखना अगली फसलों में इस तरह की बीमारियां आपको बिल्कुल भी अपनी फसलों में देखने को नहीं मिलेंगी। आज इस वीडियो में हम मिट्टी के उन आदर्श दुश्मनों का काल लेकर आए हैं, एक ऐसी तकनीक, उसके बाद में फंगस, बैक्टीरिया और खरपतवारों के बीज सारे एक साथ घुटने टेक देंगे और इसे कहते हैं जमीन सोलराइजेशन। अब जमीन सोलराइजेशन का कार्य तो हर किसान भाई, लगभग किसान भाई करते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर रिजल्ट जो है ना, वो कुछ चुनिंदा किसान भाइयों को ही मिलता है। इसका कारण यह हो सकता है कि तकनीक या तरीका आपका सही नहीं होगा। अब दोस्तों, ये जो समस्याएं हैं ना, जमीन की ये जो बीमारियां हैं, वो हर फसलों में अलग अलग होती हैं। बाकी समस्याएं हर फसल में आती हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ी कम देखने को मिलती हैं, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब कि प्लॉट के प्लॉट आपके खाली हो जाते हैं। अगर आपने सोलराइजेशन का कार्य कर भी लिया है, लेकिन टाइमिंग सही नहीं है आपकी, तरीका अगर आपका सही नहीं है, तो प्रॉपर रिजल्ट आपको इसका नहीं मिल पाता है। क्या करते हैं कुछ किसान भाई, मान लीजिए दोनों किसान भाइयों ने जमीन का सोलराइजेशन किया, दोनों ने एक ही प्रकार की फसलें लगाई, एक ही जगह पे हैं दोनों प्लॉट, फिर भी एक की फसल सही खड़ी है और दूसरे की फसल खराब हो रही है। इसका कारण यही हो सकता है कि जमीन सोलराइजेशन का कार्य आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। गलतियां कहां पे होती हैं किसान भाइयों से, तरीका बाद में बताएंगे, पहले गलतियों पे बात करते हैं। देखिए, जमीन सोलराइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? डीपली प्लोविंग, मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करनी जरूरी होती है। इसमें किसान भाई गलती कहां पे करते हैं? ऐसे समय का चुनाव करते हैं जिस समय पे अगर आप डीपली प्लोविंग करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, उस समय पे मिट्टी में अगर नमी ज़्यादा है या फिर हाल ही में बरसात हुई है, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका मिलेगा लेकिन प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, जो जल भराव जैसी समस्याएं प्लॉट में हो जाती है, मिट्टी टाइट रहती है, वो काम जरूर आसान हो जाता है, वो समस्या दूर हो जाती है। लेकिन ये जो हानिकारक कीट है ना जमीन के अंदर जो पड़े हैं, जो फंगस वगैरह है, निमेटोड वगैरह है, इस तरह के जो कीट हैं, या फिर आपके खरपतवार वगैरह के बीज है, ये नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि ये नष्ट तभी होंगे जब प्रॉपर धूप जमीन के अंदर तक जाएगी, हवा और धूप, और प्रॉपर टेम्परेचर, जमीन को एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है, तब जाकर ये खरपतवार के बीज और ये फंगस जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये सारे तभी खत्म होते हैं। फंगस के साथ साथ हजारों कीट ऐसे हैं जो जमीन के अंदर पड़े हैं, मतलब हानिकारक कीट। और इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो हानिकारक कीट हैं, वो सिर्फ जमीन सोलराइजेशन से ही खत्म होंगे, लेकिन तरीका एकदम आपका सही होना चाहिए। दूसरा, अगर आप गिल्ली मिट्टी में सोलराइजेशन का कार्य करते हैं या मिट्टी को पलटते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो मिट्टी है वो ढीली तो हो जाती है नीचे से, लेकिन एक प्रॉपर लेयर, जैसी लेयर पहले थी वैसी वापस बन जाती है डीपली प्लोइंग होने के बाद भी। यानी कि जमीन एक तरह से, कुछ टीले वगैरह अगर ठीक से नहीं निकलते हैं, जरूरी नहीं है कि टीले की साइज ये हो, मतलब इतने बड़े बड़े टीले निकाल दिए आपने, अगर अपने आप निकल रहे हैं, ज़्यादा टाइट हो गई है ज़मीन, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बड़े टीले निकालें, लेकिन कम से कम इस साइज के टीले तो जरूर होने चाहिए। जितने ज़्यादा टीले निकलेंगे, अब जिसे मैं टीले बोल रहा था उसको आप ढेले बोल सकते हैं। ढेले ज़्यादातर एरिया में ढेले बोला जाता है, हमारे शेखावाटी में इसको डगड़ा भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब आप कुछ भी बोलिए, चाहे इसको ढेला बोलते हैं। ढेला जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े ढेले निकालो। बड़े ढेले कैसे निकलेंगे? अगर आप जमीन को बहुत ज़्यादा सूखा लेते हैं, अगर नमी थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम नमी होगी, तो मतलब या बिल्कुल नहीं होगी, तो ढेले बहुत बड़ी साइज के हो जाते हैं, फिर आगे चलकर वो दिक्कत करते हैं। और उसके बाद में थोड़ी सी नमी नीचे जाके थोड़ी नमी होगी, तो सिर्फ ऊपरी मिट्टी के थोड़े छोटी साइज के ढेले बनेंगे, वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। बाकी नमी का क्या कारण होता है यहाँ पे? नमी, हल्की नमी है तो चल जाएगा, हल्की नमी है तो चल जाएगा, लेकिन नमी ज़्यादा होती है तो मिट्टी के ऊपर जैसे ही हम डीपली प्लोविंग करते हैं, तो एक तो मिट्टी का पलटा ठीक से नहीं लगता है, मतलब नमी कम होगी तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी। इससे क्या होगा, खरपतवार के बीज
और जो फफूंद है, जितने भी बैक्टीरिया हैं फंगस वाले, वो सारे नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि सीधे हवा और धूप के संपर्क में आएंगे और इससे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मिट्टी ज़्यादा गीली होगी तो उसकी पलटी, मिट्टी की जो पलटी है वो ठीक से नहीं लगती है। दूसरा, मिट्टी के ऊपर एक लेव सी लग जाती है। जिस तरह से हम पाटा लगाते हैं ना, गीली मिट्टी ज़्यादा होती है और उसमें हम डीपली प्लोविंग करते हैं तो एक पाटा जैसा लग जाता है जो धीरे धीरे वापस टाइट हो जाती है। तो ऐसी मतलब हल्के फुल्के टिल्ले, कहने का मतलब है निकलना चाहिए। दूसरा, डीपली प्लोविंग होने के बाद में कम से कम 15 से 20 दिन तक बारिश नहीं होनी चाहिए। अब वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना हमारे हाथ में ज़रूर है, जब बारिश वगैरह का मौसम दिखे, ऐसा लगे कि 5-7 दिन बाद बारिश बता रखी है, तो ज़मीन का सोलराइजेशन कर रहे हैं आप, मिट्टी पलटने वाले हल से अगर डीपली प्लोविंग कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दबाजी करके करें या फिर उसके बाद करें, थोड़ा सा मतलब टाइमिंग के हिसाब से करें। कोशिश करें कि डीपली प्लोविंग होने के बाद में जल्दी बारिश ना हो, वरना फिर मतलब मेहनत पूरी बेकार चली जाती है। ज़मीन ठीक से तपेगी नहीं तो कीट और खरपतवार के बीज ठीक से ख़त्म नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ इनको आप अदरवाइज लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये चीज़ें मैं कहीं से पढ़ के नहीं आया हूँ और पढ़ने पर आपको मिलेंगी भी नहीं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मेरा अनुभव है करीब 20, 25, 30 साल का, और उस हिसाब से आपको बताता हूँ। हमारे खेत में इस तरह की बीमारियां आपको कम देखने को मिलेगी या बिल्कुल कम या ना के बराबर मिलेंगी। भिंडी के लगभग वीडियो कर रहा हूँ मैं, और भिंडी में इस तरह की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आती हैं। अब मेरे जो भी शॉर्ट वगैरह आते हैं भिंडी पे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हमने लगा रखी है, बेल वाली सब्जियाँ भी लगा रखी है, उनके भी आते हैं, तरबूज वगैरह के। लेकिन भिंडी के वीडियो आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो उन पर हम ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, तो आप देख लीजिए उसमें प्लॉट में मतलब एक भी प्लांट आपको खराब नहीं दिखेगा। तो अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये जो टीले, जिनको हम ढेले बोलते हैं, डगड़ा बोलते हैं हमारे शेखावाटी में, इनका क्या काम होता है। मतलब टीले अगर नहीं निकलते हैं दोस्तों तो मिट्टी वापस मतलब जब हम प्लोविंग करते हैं तो वो समतल हो जाती है। मतलब तो उसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की हवा गहराई तक थोड़ी सी कम जाती है, और जब ढेले निकल आते हैं तो हवा पास होने की जगह जगह उनमें मतलब एक तरह से सुराग से बन जाते हैं। यहाँ पे एक ढेला आधा मिट्टी में दबा है, आधा बाहर पड़ा है, कुछ ढेले ऊपर पड़े हैं, तो ऊपर पड़े हैं वो उनका तो काम एकदम ईजी हो गया। जो आधे दबे हुए हैं उनके पास भी हवा जाने के लिए आराम से जगह बचती रहती है। उसके बाद में ज़मीन थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ भी होती है। जब मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है, ऊपर की सतह अगर गिल्ली होती है, उसमें हम डीपली प्लोविंग करते हैं तो ऊपर से कल्टीवेशन सुंदर दिखेगा आपको, मतलब ज़मीन वापस लेवल हो जाती है। मिलाई बोलते हैं जिसको हमारी भाषा में, कि ज़मीन में लेवलिंग अच्छी की है, प्लोविंग अच्छी की है, मतलब उसकी हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो सोलराइजेशन के लिहाज से अच्छा नहीं है। अगर ढेले निकलेंगे तो ज़मीन उबड़ खाबड़ होगी, मतलब वहाँ से आपको समतल नहीं दिखेगी। उबड़ खाबड़ ज़मीन होगी वो मिट्टी की वजह से होगी, मतलब कहीं पे ढेला काफ़ी ज़्यादा ऊपर पड़ा है, कहीं पे नीचे दबा है, मतलब इस तरह से आपकी जो मिट्टी है, वो खेत जो है वो समतल नहीं दिखे रहेगा, और इसकी वजह से सूर्य का प्रकाश और जो हवा है वो गहराई तक जाएगी, और गहराई तक खरपतवार के बीज और आपकी जो फंगस वगैरह है उसको जड़ से ख़त्म कर देगी। उसके बाद में जड़ से संबंधित बीमारियों के साथ साथ बारिश के सीजन में 12 महीने तक आपकी ज़मीन अच्छी रहती है। कीटों के साथ साथ जल भराव जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। बरसात के सीजन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इससे आपको। अगर मान लीजिए आपने इस तरह की फसल लगा दी, हैवी रेन वगैरह होती हैं, तो जल भराव जैसी समस्याएं, मतलब पानी काफ़ी देर तक भरा रहता है, तो वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। कुछ फसलें ऐसी होती है, किसान भाई ये सब कर लेते हैं, जानकारी के अभाव से मतलब फसलों को बदलते नहीं हैं, और उसके बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमने किया था फिर भी फसल कमज़ोर रह गई। मतलब दाल के ऊपर आपको अनाज लगाना है, अनाज के ऊपर आपको दाल, मतलब कि इस तरह से आपको फसलें लगानी चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं, मूंग लगा देते हैं, अगली फसल में उसी प्लॉट में चने लगा दिए, अब कहते हैं चने खराब हो गए। तो अगर दाल वाली फसल पे आप दाल वाली फसलें लगाओगे तो आपकी फसल से अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से फसल चक्र भी आपको अपनाना ज़रूरी है। और जो सरसों वगैरह के खेत हैं आपके, उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसका, मतलब मरगोजे वगैरह की समस्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। और दूसरा, अगर मटर वगैरह लगा रहे हैं आप, आगे प्लानिंग कर रहे हैं मटर मैं इस खेत में लगाऊंगा, उसको तो आपको और भी अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि मटर, आपका चना हुआ और जो आपकी भिंडी वगैरह की फसलें हैं, इनमें ये समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा मटर और चने की फसल में इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद में गुआर में भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती है इस तरह की। तो इन फसलों के लिए ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। उसके बाद में फंगस जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आप ये मान लीजिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो बाकी किसान भाइयों तक भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।